हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रोहित सिंह। अभी तक आपने अपने चैनल RSR हॉट टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। दोस्तों, मैं बता दूं कि ये नया बैच ज्ञान बिंदु GS एकेडमी, जिनके डायरेक्टर रोशन आनंद सर हैं, और इसमें बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर कोशिका विज्ञान यानी कि साइटोलॉजी सेल ऑफ स्टडी जो पढ़ा चुके हैं सर, और जिसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व जो मैं लेके आया हूँ। इसमें ऑब्जेक्टिव में टोटल आपको 137 प्रश्न है। 137 प्रश्न है, तो इसमें थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे। और मैं बता दूं कि किसी भी एग्जाम में ये साइटोलॉजी कोशिका से एक प्रश्न पूछा जाता है, तो 137 प्रश्न में आप लास्ट तक बने रहेंगे और उसके मैं कुछ फैक्ट भी बताते रहूँगा। चलिए दोस्तों, तो फिर शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कोशिका सजीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? तो जी हाँ, बिल्कुल ये हो जाएगा, हाँ सही है। और अगला है, कोशिका के अभाव में सजीव का शरीर निर्माण संभव नहीं है? बिल्कुल ये भी नहीं है, तो ये हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा A और B, 1 और 2 दोनों सही, C नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कोशिका के किस भाग को सुमेलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है? तो ये हो जाएगा साइटोसोम। तो अब देखिए, ये साइटोसोम किसे कहा जाता है? तो ये कोशिका झिल्ली को बिल्कुल कहा जाता है, कोशिका द्रव को जी हाँ, और कोशिका द्रव में स्थित कोशिकाओं को भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, साइटोसोम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं है? तो अब यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे, ये बाहर वाला जो ये होता है, और ये जो बाहर वाला जो होता है, ये इसको कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है। और इसके बीच में ये केंद्रक पाया जाता है, और यहाँ जो ये रहता है, ये होता है कोशिका द्रव। तो इसका अगला प्रश्न है, साइटोसोम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं है? तो इसमें केंद्रक शामिल नहीं होगा, क्योंकि ये जो साइटोसोम या जितना लाइबोसोम, ये सब जितना भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में पाया जाता है, केंद्रक में नहीं पाया जाता। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कोशिका द्रव में स्थित जीवित रचनाएं जिनमें बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता होती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो ये बता दें कि जिसमें बढ़ने और विभाजन की क्षमता होती है, उसको कहते हैं ऑर्गेन वर्ड्स। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। और ये बता दें कि जिसमें जो निर्जीव होता है उसे मेटाप्लास्ट, इसमें ही मेटाप्लास्ट हो जाएगा, ये निर्जीव होता है, इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है, ये ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कोशिकीय रचना का ऑर्गेनाइज्ड नहीं है? अब ये ध्यान में रखेंगे, तो ये कौन हो जाएगा? रसधानी। अभी आपको हम थोड़ी देर पहले बताए थे ऑर्गेनाइज्ड और मेटाप्लास्ट, तो मेटाप्लास्ट में ही रसधानी आती है। तो अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इसे मेटाप्लास्ट में कौन कौन आता है। अब अगला प्रश्न आपको अगर मिल जाएगा कहीं देखने के लिए कि इसे मेटाप्लास्ट में ये कौन कौन आता है जो निर्जीव है, तो मेटाप्लास्ट में सबसे पहले रसधानी आ जाएगा, उसके बाद वसा आ जाएगा, कण आ जाएगा, प्रोटीन आ जाएगा, और ग्लाइकोजेन आ जाएगा, और पित्त आ जाएगा। तो ये सब क्या है? तो ये सब जो भी है, ये मतलब ये निर्जीव है, इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? अब देखेंगे, कोशिका का आकार एवं आकृति उसके कार्य एवं अनुरूप होती है? जी बिल्कुल होती है। कोशिका का आकार एवं आकृति जो होती है उसके कार्य के अनुरूप होती है। उसके बाद देखेंगे, कोशिका की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करती है? बिल्कुल निर्भर करती है, क्योंकि जैसे अगर चींटी हो जाए, हाथी हो गई, तो सबका कोशिका का जो आकार होता है ये सबका अलग अलग होता है। उसके बाद अलग अलग रचना और अलग अलग कार्य करने वाले कोशिका का समूह को उत्तक कहते हैं? जी नहीं, ये उत्तक कहते हैं समान रचना और समान कार्य।
अलग अलग नहीं हो जाएगा। समान कार्य और समान रचना करने वाले को उत्तक कहा जाता है। तो इसमें गलत चुनना था, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, तरल मोज़ाइक मॉडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर विचार कीजिए। कथनों पर विचार करना है। तो ये देखेंगे, यह मॉडल कोशिका झिल्ली के रचना को बताता है। जी बिल्कुल बताता है। उसके बाद यह देखेंगे, यह मॉडल 1972 में सिंगल और निकोलसन ने प्रस्तुत किया था। जी किया था। उसके बाद इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली के संरचना में दो फॉस्फोलिपिड अणुओं के परतों के बीचों बीच में गोलाकार प्रोटीन होता है। तो ये होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1, 2, 3। अगला देखेंगे, कोशिका का कौन सा भाग माइक्रोबिलाई सिलिया तथा फ्लैजिया जैसी रचना का निर्माण करती है। तो ये हो जाएगा कोशिका झिल्ली। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कोशिका झिल्ली। अगला प्रश्न देखेंगे, परासरण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होता है। परासरण की क्रिया, तो ये हो जाएगा कोशिका झिल्ली। दोस्तों यहाँ पे कोशिका झिल्ली आया, तो थोड़ा कोशिका झिल्ली के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात समझ लेंगे। कोशिका झिल्ली जो होती है ये अर्ध परागण और चयनात्मक होती है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। कोशिका झिल्ली जो होती है ये अर्ध परागण और ये चयनात्मक परागण होती है। और कोशिका झिल्ली बनी होती है ये लिपिड और प्रोटीन की, जिसे हम लोग लिपोप्रोटीन भी कहते हैं। ठीक है, और इसी का जो मोज़ाइक मॉडल है जो सिंगल तथा निकोलसन ने दिया था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। और ये भी ध्यान में रखेंगे इसकी कोशिका का जो है कोशिका झिल्ली का इसकी निश्चित आकार देती है। ठीक है, तो इतना हम लोग ध्यान में रखेंगे। और एक बात और ध्यान रखें, कूटपाद भी जो ये होता है ये कोशिका झिल्ली में होता है। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न देखेंगे। कोशिका अंगक राइबोसोम के संबंध में, किसके बारे में, राइबोसोम के संबंध में कौन सा सही नहीं है। राइबोसोम के बारे में कौन सा संबंध कौन सा ये गलत है। तो अब देख लेंगे। पहला, राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं। जी बिल्कुल होते हैं, 70S और 80S सही है। अगला है 70S राइबोसोम प्राकैरियोटिक में होते हैं तथा इसके 2 सब यूनिट होते हैं, 30S और 50S, ये भी सही है। और अगला देखेंगे, राइबोसोम 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक होते हैं तथा इसके भी 2 सब यूनिट होते हैं। जी होते हैं, ये 40S और 60S। अब देखेंगे, राइबोसोम प्रोटीन तथा लिपिड के बने होते हैं। जी नहीं, राइबोसोम प्रोटीन तथा RNA के बने होते हैं। किसके, RNA के। ठीक है, तो अब यहाँ पे राइबोसोम आया, तो थोड़ा दोस्तों मैं बता दूं कि राइबोसोम के बारे में थोड़ा आप लोग जानकारी ले लें। राइबोसोम होता है ये सबसे छोटा कोशिकांग अंगक है। ठीक है, राइबोसोम है ये सबसे छोटा कोशिकांग अंगक है और ये हमेशा प्रोटीन और RNA की बनी हुई रहती है। ठीक है, और राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं जिसको 70S और 80S कहते हैं। ठीक है, और 70S में ये 30S और 50S पाया जाता है और 80S राइबोसोम में ये 40S और 60S पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये बात ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद प्रोटीन संश्लेषण का काम कौन करता है, तो राइबोसोम करता है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का काम कौन करता है, तो ये राइबोसोम ही करता है। और प्रोटीन की फैक्ट्री भी राइबोसोम को कहा जाता है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये ध्यान में रखेंगे कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं, तो राइबोसोम को कहते हैं। और प्रोटीन संश्लेषण का काम कौन करता है, तो राइबोसोम करता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के सदस्य कौन सी रचना पाई जाती है जो श्वसन तथा कोशिका विभाजन कार्य करती है। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मेसोसोम। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मेसोसोम। अब अगला देखेंगे, कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड एवं ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्तर कौन है, तो ये हो जाएगा
गोल्जी काय। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गोल्जी काय। दोस्तों अब थोड़ा गोल्जी काय है तो थोड़ा गोल्जी काय के बारे में थोड़ा ये समझ लेंगे हम लोग। गोल्जी काय, गोल्जी काय मतलब ये मुड़े हुए छड़ की तरह होती है और ये कोशिका द्रव में, कहाँ, कोशिका द्रव में। आपको हम पहले ही बताए थे दोस्तों, ये होती है कोशिका झिल्ली और ये होता है बीच में केंद्रक और इसी में ये सब पाया जाता है। अभी जितना भी हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है, अभी जितना भी जो होती है रचना ये सब इसी में पाया जाता है। जीव द्रव को पुनः दो हिस्सों में विभक्त किया गया, कोशिका द्रव और केंद्रक में। तो अभी जितना भी पढ़ेंगे ये सब कोशिका द्रव में ही पाया जाता है। कोशिका द्रव में सेंट्रोसोम, राइबोसोम, अंतर्द्रव जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी काय, लवक, लाइसोसोम, ये सब इसी में पाया जाता है कोशिका द्रव में। ठीक है, तो अब कोशिका द्रव में ही ये पाया जाता है। अब इसको ये ध्यान में रखेंगे, गोल्जी काय। गोल्जी काय क्या है ये तो बता दिए कि आपको ये कोशिका द्रव ये मुड़े हुए छड़ गुच्छे के समान दिखाई देता है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि गोल्जी काय की खोज कौन किया था। तो गोल्जी काय की खोज किया था कैमिलो गोल्जी। कौन किया था? कैमिलो गोल्जी। और उसके बाद इसमें इसका अंगक है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, ये बात ध्यान में रखेंगे दोस्तों, इसमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड में आरएनए और डीएनए दोनों आ जाएगा। ये बात ध्यान में आप लोग रखेंगे। इसके बाद ये बता दें इसमें और जो ये प्रश्न है ग्लाइकोलिपिड, ठीक है, ये ग्लाइकोलिपिड में क्या आ जाएगा? कार्बोहाइड्रेट और वसा। कार्बोहाइड्रेट और वसा। और ग्लाइकोप्रोटीन में क्या आ जाएगा? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। ठीक है, यानी कि इसमें अगर पूछेगा आपसे प्रश्न से ग्लाइकोलिपिड ये क्या चीज़ से बना हुआ है, तो ये हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, वसा। और ग्लाइकोप्रोटीन क्या चीज़ से बना हुआ है? तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से। ठीक है, अब आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका संरचना कोशिका परिवहन तंत्र का निर्माण करती है तथा केंद्रक से कोशिका द्रव में अनुवांशिक पदार्थ को ले जाने का कार्य करती है? तो ये हो जाएगा अंतर्द्रव जालिका। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अंतर्द्रव जालिका। दोस्तों तो थोड़ा ये अंतर्द्रव जालिका के बारे में समझ लेंगे। इसे अंतर्द्रव जालिका आखिर ये होता क्या है, क्योंकि अंतर्द्रव जालिका से मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये मैं एक बार आपको क्लियर करवा दूंगा तो आपको ये दोबारा किसी भी प्रश्न में आप नहीं फंसेंगे। अंतर्द्रव जालिका, अंतर्द्रव जालिका क्या होता है? जैसे ये मान लीजिए, आपको हम बता देते हैं, ये बताए थे कोशिका का कोई भी आकार होता है, इसका कोशिका का आकार निश्चित नहीं होता, ये गोल चरखुट कुछ भी हो सकता है और इसमें ये बीच में केंद्रक होता है। ठीक है, और अंतर्द्रव जालिका ये ध्यान में रखेंगे, आपको तो हम बता ही दिए थे कि इसमें जो भी पाया जाएगा ये अंतर्द्रव जालिका ये सब कोशिका द्रव में ही पाया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये ध्यान में रखेंगे कि इसमें जो होता है अंतर्द्रव जालिका जो एक ऐसे बना हुआ रहता है। ठीक है, और ऐसे या मतलब ये, तो इसमें ये रहता है कि इसे अंतर्द्रव जालिका है, कोई जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक से सटा हुआ रहता है। ठीक है, और इसमें दो भाग होता है। कौन? दो भाग होता है। ठीक है, एक चिकनी और एक खुरदरी। जो चिकनी जो होती है, चिकनी और खुरदरी, ये सबसे पहले ये देखेंगे अंतर्द्रव जालिका ये जो बना हुआ था वो क्या चीज़ का बना हुआ था? तो ये भी लिपोप्रोटीन यानी कि लिपिड और प्रोटीन दोनों की बनी हुई रहती है। उसके बाद ये ध्यान में रखेंगे कि ये अंतर्द्रव जालिका इसमें दो रहती है, एक चिकनी और खुरदरी। ठीक है, ये खुरदरी और ये चिकनी रहती है। और ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि चिकनी में ये वसा का संश्लेषण करती है और खुरदरी में ये प्रोटीन बनाती है। ठीक है, अब इस पे जो छोटा छोटा जो बुनका रहता है ये राइबोसोम इस पे उपस्थित रहता है। ठीक है, तो इतना बात ध्यान में रखेंगे। अब अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिकनी अंतर्द्रव जालिका प्रोटीन में संश्लेषण में भाग लेती है। अब ये आपको तुरंत बताया था चिकनी, जी नहीं, जिसमें चिकनी रहता है इसमें प्रोटीन नहीं वसा भाग लेती है। और खुरदरी जो रहता है जो लिपिड तथा स्टेरॉइड का संश्लेषण करता है, जी नहीं, खुरदरी जो होता है ये प्रोटीन संश्लेषण करती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा न तो 1 न तो 2, डी नंबर।
अगला देखें, कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है? तो कोशिका का अचल संपत्ति ये न्यूक्लिक अम्ल को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाला सबसे बड़े अंगक होता है। जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये कोशिका में सबसे बड़ा अंगक होता है। और ये ध्यान रखेंगे से लवक, ये पौधे में सबसे पाए जाने वाला ये सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। ठीक है, जंतु में माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में पौधे में लवक। तो ये तो सही है। उसके बाद हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। जी बिल्कुल कहा जाता है। उसके बाद गोल्जी काय को कोशिका का अनुत का ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है। गोल्जी काय को जी बिल्कुल कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गोल्जी काय को बताते हैं सेल ऑफ पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डीएनए को अनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है। जीन को अनुवांशिक इकाई कहा जाता है। तो कहा जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे तो इसका हो जाएगा ए और दोनों सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, कोशिका के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गोल्जी काय द्वारा नहीं किया जाता है? तो ये अंत कोशिका पाचन ये नहीं किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। कोशिका को पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है। ये आपको हम बताएं से सबसे बड़ा अंगक लवक होता है। बिल्कुल होता है। तो ये पौधे में होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। और लवक से हम बता दें से लवक 3 प्रकार के होता है। लवक 3 प्रकार के होता है। कौन कौन लवक होता है? एक हरित लवक, एक वर्णिल लवक और एक अवर्णिल लवक। हरित लवक जो होता है जिसमें हरा रंग प्रदान किया जाता है। ठीक है, जिसे इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। वर्णिक लवक जिसमें रंगीन पौधा में या फल में जो भी रंगीन आता है ये वर्णिल लवक जिसको इंग्लिश में क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। और अवर्णिक लवक जिसको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं जो जड़ और भूमिगत तना में पाया जाता है। ठीक है, ये आपको आलू प्याज इसमें ये अवर्णिक लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, और हरित लवक के बारे में जानेंगे। से हरित लवक जो होता है ये पौधे को हरा रंग प्रदान करता है और इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल जो पाया जाता है ये थाइलाक्वाइड नामक थैली में पाया जाता है। और थाइलाक्वाइड थैली का जो समूह होता है जिसे ग्रेनम कहते हैं। उसके बाद आत्महत्या की थैली लाइबोसोम को कहते हैं। तो ये भी सही है। उसके बाद पोलैंड कंड सेफ्रीसोम को कहते हैं। तो ये गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है? ये हो जाएगा हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिका अंगक का अभाव रहता है? ये हो जाएगा गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्द्रव जालिका और हरित लवक। डीएनए का नहीं था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1 2 3 4। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं पादप कोशिका में पाए जाते हैं परंतु जंतु कोशिका में नहीं? तो इनमें से क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से आप ध्यान में रखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं पादप कोशिका में पाए जाते हैं परंतु जंतु कोशिका में नहीं? तो लवक बताएं। लवक ये पाया जाता है पेड़ पौधा में। कोशिका भित्ति भी पेड़ पौधा में। बड़ी ऋतिका पेड़ पौधा में। तो इनमें से सभी। ठीक है, ये सब जंतु में नहीं पाया जाता, ये पादप में पाया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जंतु कोशिका में पाए जाते हैं परंतु पौधे की कोशिका में नहीं? तो ये हो जाएगा सेंट्रोसोम। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सेंट्रोसोम जिसे हम लोग
कायक भी कहते हैं। अगला कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? कोशिका का सिद्धांत, तो ये स्लाइडेन एंड स्वान। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कोशिका का सिद्धांत, तो स्लाइडेन एंड स्वान। अगला प्रश्न देखेंगे, कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में मुख्य सृष्टिकर्ता की भूमिका कौन निभाया है? तो ये हो जाएगा केंद्रक। आपको हम बता ही हैं, तो केंद्रक, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केंद्रक। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइबोसोम बनता है? तो ये गोल्जी काय, लाइबोसोम जो बनता है ये गोल्जी काय से, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक अपने डीएनए में उपस्थित जीन को सम्मिलित करते हुए इसके स्वयं के प्रोटीनों का संश्लेषण करता है? तो ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया और लवक, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इस पर विचार कीजिए। 28 नंबर प्रश्न है, इस पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ऐसी कोशिका जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है वह वास्तविक केंद्रक नहीं होता, वे प्रोकैरियोटिक कोशिका होते हैं, तो जी हाँ सही है। उसके बाद, वैसी कोशिका जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित तथा झिल्ली से घिरा होता है उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, तो जी हाँ, तो ये इसका हो जाएगा ए, 1 और 2 दोनों सही। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक अपनी आकृति को तुरंत परिस्थिति के अनुसार बदल सकता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न देखेंगे, मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिका होती है, तो ये मनुष्य के शरीर में जो तंत्रिका कोशिका होता है ये सबसे बड़ी कोशिका होती है। क्या होती है? सबसे बड़ी, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत है, तो ये सेंट्रोसोम एवं केंद्रक, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सेंट्रोसोम विशेष रूप से भाग लेता है, तो सेंट्रोसोम विशेष रूप से भाग लेता है तो कोशिका विभाजन में, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कोशिका विभाजन में। अगला प्रश्न देखेंगे, कोशिका यांत्रिक सहायता पाता है, कोशिका जो है यांत्रिक सहायता पाता है, तो ये अंतर्द्रव जालिका से, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अंतर्द्रव जालिका के बारे में आपको हम पहले भी बताए हैं। उसके बाद देखेंगे, 70S राइबोसोम पाया जाता है, ये भी बताया, तो ये प्रोकैरियोटिक में, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आपको ये भी बताए हुए, रंगीन लवक को क्या कह जाते हैं? तो रंगीन लवक को ये क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी ध्यान में रखेंगे। अगला, ग्रेनम पाया जाता है, आपको ये भी बताएं, ग्रेनम पाया जाता है किस में? राइबोसोम में, क्लोरोप्लास्ट में, या माइटोकॉन्ड्रिया में, या केंद्रक में, तो ये क्लोरोप्लास्ट में ही पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में कैसे पाया जाता है? जैसे जो क्रोमोप्लास्ट जो होता है ये एक थाइक्राइड नामक थैली में होता है, जो थाइक्राइड जो थैली रहती है इसके समूह को ग्रेनम कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद प्लाज्मा झिल्ली बनता है, प्लाज्मा झिल्ली ये लिपोप्रोटीन, प्लाज्मा झिल्ली जो होता है ये लिपोप्रोटीन यानी कि लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रोटीन संश्लेषण से संबंध है, प्रोटीन संश्लेषण ये संबंधित है तो राइबोसोम से, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को क्या कहते हैं? तो क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को टेलोमियर कहते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, टेलोमियर। अगला प्रश्न देखेंगे, केंद्रक झिल्ली एवं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, तो ये बैक्टीरिया में, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंतर्द्रव जालिका केंद्र है, तो ये प्रोटीन संश्लेषण का, अंतर्द्रव जालिका केंद्र है ये प्रोटीन संश्लेषण का, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित किसकी अनुपस्थिति
से पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है। तो ये सेटरी ऑल, जिसको तारक केंद्र कहते हैं, सेटरी ऑल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, लाइसोसोम में जमा रहता है। तो लाइसोसोम आपको बताए थे पाचक एंजाइम। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब है माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार बना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार जो बना हुआ रहता है क्या चीज़ का बना होता है? तो ये लिपोप्रोटीन का, आपको पहले भी पीछे भी बताया है लिपोप्रोटीन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लिपोप्रोटीन। अब है माइटोकॉन्ड्रिया संबंध है तो एटीपी के निर्माण से, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ही ऊर्जा संग्रह बताते हैं, ऊर्जा घर बताते हैं, पावर हाउस कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पोलिसोम। पोलिसोम है तो ये क्या है? राइबोसोम और mRNA। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा स्रोत है। तो आपको ही बताया है जीवित कोशिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसे ऊर्जा का स्रोत भी कहा जाता है, इसे पावर हाउस भी कहा जाता है। अब देखिए, अब बताइए तरल मोजाइक मॉडल मत को प्रस्तुत कौन किया था? तो कौन किया था? सिंगर एवं निकोलसन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सिंगर एवं निकोलसन, जो आपको हम पहले भी इससे पहले बताए हैं, ठीक है। अगला देखेंगे, कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति पाई जाती है तो ये किस में? तो ये पादप कोशिका में। किस में? पादप कोशिका में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पादप कोशिका में। अगला है अवर्णिक लवक का मुख्य कार्य क्या है? आपको ये भी हम बताएं दोस्तों से, अवर्णिक लवक का मुख्य कार्य क्या है? तो खाद्य पदार्थ का संचय करना, खाद्य पदार्थ का संचय करना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपको ध्यान में आ रहा है? अवर्णिक लवक बताए थे आपको से लवक कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। लवक कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। हलित लवक जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, वर्णिक लवक जिसको क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, और अवर्णिक लवक जिसको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। ल्यूकोप्लास्ट यानी कि जो जड़, भूमिगत और तना के अंदर रहता है, जिस पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, जिस पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, और ये भोजन को संचित करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज किया? तो जीव द्रव, जिसे हम लोग इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्मा कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, जीव द्रव सम्मिलित रूप से बना होता है किसका? जीव द्रव जो बना हुआ रहता है ये कोशिका द्रव एवं केंद्रक का बना रहता है, ठीक है। कोशिका द्रव एवं केंद्रक आपको हम बताए भी थे, ये हो जाएगा कोशिका झिल्ली, ये हो जाएगा केंद्रक, ठीक है। और यहाँ पे जो रहता है ये जीव द्रव। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कोशिका द्रव एवं केंद्रक का जीव द्रव बना रहता है, ठीक है। ये बाहरी हो गया, और इसी के बाहर ये रहता है, इसके बाहर ये रहता है कोशिका भित्ति, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखेंगे, कोशिका झिल्ली बनी रहती है किसकी? कोशिका झिल्ली, तो ये तो आपको हम बताए ही हैं कि ये जो बनी रहती है लिपिड एवं प्रोटीन की, जिसे लिपोप्रोटीन भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पौधे की कोशिका को संरचनात्मक एवं दृढ़ता प्रदान करता है कौन? तो सेलुलोज, आपको ये हम बताए थे, तो सेलुलोज। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सेलुलोज। अगला प्रश्न है, झिल्ली युक्त कोशिकांग, झिल्ली युक्त कोशिकांग में पाया जाता है, तो ये क्या पाया जाता है? यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस प्रकार की झिल्ली नहीं होती है? किस प्रकार की झिल्ली नहीं होती है? तो ये वायरस में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वायरस में। अब देखेंगे, ER की बाहरी झिल्ली के ऊपर अवस्थित रहते हैं, तो ये राइबोसोम। अब ये ER क्या है? तो इसको थोड़ा समझेंगे दोस्तों से, ER आखिर है क्या? तो ER जो होता है दोस्तों, ये बता दें आपको हमसे, ER कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा?
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि कोशिका द्रव, जो अंतर द्रव जालिका भी कहते हैं। तो ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसका नया नाम रखा गया है, इसका नया नाम वर्तमान में नया नाम है एयरगेस्टोप्लाज्मा। क्या नाम है? एयरगेस्टोप्लाज्मा, ठीक है। इसमें इसी को ER यानी कि कोशिका द्रव, इसी को कहते हैं कोशिका का कंकाल तंत्र भी कहते हैं। और इसका खोज कौन किया था? तो पोर्टर किया था, ठीक है। इसी पे आपको हम बताए थे जो चिकनी और ये खुरदरी जो पाई जाती है, जो चिकनी में ये वसा का और खुरदरी में ये प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए ये प्रश्न दोस्तों आ ही गया आपके पास। वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में कौन भाग लेता है? तो ये चिकनी, और यहीं पे प्रोटीन रहता तो ये हो जाता खुरदरी, ठीक है। अब बताइए राइबोसोम जो बना रहता है वो किसका बना रहता है? तो राइबोसोम ये बना होता है किसका बना रहता है? तो ये प्रोटीन एवं RNA से। राइबोसोम जो बना रहता है ये प्रोटीन एवं RNA से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे। गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं, तो गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सही है, नहीं होता है इसमें। उसके बाद लाल रुधिर कणिकाओं में नहीं होता है। नीलहरित शैवाल में जी नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा सभी में। अगला प्रश्न है समांतर नलिकाओं या सिस्टर्नी के समूह से बनी संरचना क्या होता है? तो गोल्जी उपकरण। क्या होता है? गोल्जी उपकरण, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित कोशिकाओं में कौन ER संश्लेषित पदार्थ का संचय, रूपांतर तथा पैकिंग कर कोशिका के अंदर और बाहर भेजता है? तो ये गोल्जी उपकरण। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गोल्जी उपकरण। अगला देखेंगे। लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा? लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा? तो ये क्रिश्चियन डी डबे ने। क्रिश्चियन डी डबे ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न। जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाला कोशिकांग कौन होता है? तो ये लाइसोसोम होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे। क्रिस्टी कहाँ पाया जाता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रिस्टी कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद होते हैं। श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद रहते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। रंगीन एवं श्वेत प्लेलिस्ट को क्या कहते हैं? प्लेलिस्टिड को क्या कहते हैं? ये आपको बताएं। जो रंगहीन और श्वेत प्लेलिस्ट को क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाला तरलयुक्त गुहा। तो क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाला तरलयुक्त गुहा वो स्ट्रोमा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, स्ट्रोमा। अगला देखेंगे। कोशिका कला वर्णनात्मक परागम होती है क्योंकि यह वर्णित जैव अणुओं से बनी होती है। जी हाँ। यह उच्चतम सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्नतम सांद्रता वाले क्षेत्र की और कुछ पदार्थ को अभिगामी नहीं होने देती है। बिल्कुल। जैव अणुओं का संचलन केवल विशिष्ट सांद्रता पर होता है। जी हाँ। यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचलन कोशिका में से होती है, जबकि अन्य अणुओं के संचलन को रोका जाता है। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। न्यूक्लियम के बाहर DNA कहाँ होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला है निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधा की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? तो ये कैल्शियम। इसे बॉडी क्लोटिंग में भी ये
हेल्प करता है कैल्शियम। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कोशिका अंगक में कौन सा एक अर्धपरागम है? तो ये कोशिका झिल्ली। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सही नहीं है? तो ये कोशिका के आकार और तमाम विशिष्ट कार्य में संबंधित होता है, तो ये होता है। उसके बाद कुछ कोशिका के बदलते आकार होते हैं, तो होता है। उसके बाद प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, जी होती है। उसके बाद सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान है, जी नहीं। हम आपको पहले ही बताए थे कि सभी के शरीर में एक ही प्रकार की कोशिका नहीं पाई जाती, एक ही आकार की। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिकाएं, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिकाएं कौन है? तो माइकोप्लाज्मा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी माइटोकॉन्ड्रिया, ये सिर्फ जीव जंतु में, और सबसे बड़ा कोशिकांग पौधा में लवक। तो ये बात ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान द्रव कहाँ स्थित है? ये हैदराबाद में। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, इम्पोर्टेंट तो खैर सभी प्रश्न हैं, लेकिन ये इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। अगला प्रश्न, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है, यह किसका बना होता है? तो ये कोशिका द्रव, केंद्र द्रव और अन्य कोशिकाओं का बना रहता है। ये आपको हम पहले ही बताए थे, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सर्वाधिक जनसंख्या 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो ये ओफियोग्लोसोम का सबसे ज़्यादा जो गुणसूत्र जो पाया जाता है, ये किस में पाया जाता है? तो ओफियोग्लोसोम में 1260। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1260। अगला प्रश्न, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थिति होता है? ये जीवाणुओं में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जीवाणुओं में। अगला है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? नॉल तथा रस्का ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतर्द्रव जालक जिसे ई आपको हम बताए थे, इसका खोज कौन किया था? तो ER। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पोर्टर ने। अगला प्रश्न, गुणसूत्र शब्द प्रदान कौन किया था? तो ये वाल्डेयर। गुणसूत्र शब्द प्रदान किसने किया था? तो वाल्डेयर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है, तो कोशिका झिल्ली। ये भी आपको हम पहले बताए हैं। उसके बाद देखेंगे, कोशिका द्रव में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं को घना जाल कहा जाता है, तो ये अंतर्द्रव जालिका। ये भी प्रश्न आपको हम बताए हैं, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्तर राइबोसोम। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? ये तो आपको ये भी हम प्रश्न बताए से पादप कोशिका में पाया जाता है, तो कोशिका भित्ति, जी हाँ। लवक, जी हाँ, जो 3 प्रकार के लवक बताए हैं। उसके बाद रिक्तियाँ, वेसिकल्स, जी हाँ, तो उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्तर, तो माइटोकॉन्ड्रिया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अवर्णिक लवक ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाए जाते हैं कहाँ? तो ये जड़ों की कोशिका में। तो ये भी प्रश्न आपको हम बताएं इसके बारे में। अगला प्रश्न, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग कौन देता है? तो ये भी आपको हम बताएं, क्रोमोप्लास्ट। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, तो कौन? क्लोरोप्लास्ट। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो ये लाइसोसोम को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं।
अगला प्रश्न देखेंगे, लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट करने की क्षमता होती है, तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पादप कोशिकाओं की सबसे बाहरी आवरण कहलाती है, तो ये आपको भी हम बताए हैं, ये कोशिका भित्ति बताए थे। ये है कोशिका झिल्ली, उसके बाद ये है कोशिका भित्ति और बीच में ये केंद्रक है, ठीक है। उसके बाद कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, तो ये आपको भी बताया है, प्रोटीन संश्लेषण ये राइबोसोम में जो खुरदरी रहती है और जो चिकनी रहती है उसमें वसा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कोशिकांग, ये भी आपको हम बताएं, निम्नलिखित में सबसे बड़ी कोशिकांग, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया तो सबसे बड़ी, और ये पादप में तो ये लवक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद कोशिका का ऊर्जा ग्रहण पावर हाउस किसे कहते हैं, ये भी प्रश्न आपको बताया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा, तो भोजन का ऑक्सीकरण, श्वसन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा, तो प्रोटीन संश्लेषण। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका में विभेदित करती है, तो ये सेंट्रोमियर। कौन, सेंट्रोमियर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था, तो ये रॉबर्ट हुक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रॉबर्ट हुक। दोस्तों मैं बता दूं कि अगर रॉबर्ट हुक, अगर ये मृत कोशिका का भी बोले तो ये रॉबर्ट हुक ही हो जाएगा, ठीक है। और ये कब दिया था, 1665 में। और जीवित कोशिका का पूछे तो नहीं, सॉरी, ये डेड सेल का पूछे तो ये रॉबर्ट हुक हो जाएगा 1665 में। और जीवित कोशिका का पूछे तो ये लुबेनहॉक हो जाएगा 1683 में, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखेंगे। और केंद्रक का खोज कौन किया था, तो ये रॉबर्ट ब्राउन 1831 में, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। और सेल से ये ध्यान में रखेंगे, सेल कौन सा शब्द है, तो ये लैटिन शब्द है। कौन, लैटिन शब्द। और इसका अर्थ क्या होता है, छोटा कमरा। क्या होता है, छोटा कमरा, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियस, ये भी आपको हम बताएं, सो न्यूक्लियस की खोज कौन किया था, तो ब्राउन। अभी जस्ट ही आपको हम बताएं, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केंद्रक, जिसको न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक का खोज कौन किया था, तो ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। अगला प्रश्न देखेंगे, डीएनए द्वि हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था, वाटसन एंड क्रिक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जीव द्रव का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है, तो यह किसका कथन हो जाएगा, तो ये हक्सले का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हक्सले। अगला प्रश्न देखेंगे, जीव द्रव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, जीव द्रव यानी कि प्रोटोप्लाज्म, तो ये बताए थे आपको पुरकिंजे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पुरकिंजे। अगला प्रश्न, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया ये जीवाणु में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी बलन जो होता है वो क्या कहलाता है, तो ये क्रिस्टी कहलाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कोशिका भित्ति ये सेल वॉल होती है, तो ये परागम की,
तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, परागण की। अगला प्रश्न, लाइसोसोम कार्य करती है, तो ये अंत कोशिका पाचन में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो जंतु कोशिका में नहीं होता है तो ये लवक। ये तो आपको हम बताएं, लवक 3 प्रकार के होता है, और ये लवक जो है ये पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है, और ये पादप में यानी कि पेड़ पौधा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रोगैमेट सेल डेट का कोशिकांग एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो एप्टोसिस। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो डीएनए रखता है तो माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या है? तो गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या है? स्राव। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो ये हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने यह मूल धारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिका के बने हुए हैं? तो ये हो जाएगा कौन? स्लाइडेन एंड स्वान। 2 और 4 ये गलत, यहाँ पे स्वाइडेन होना चाहिए, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो स्वाइडेन एंड टी स्वान। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, 80% से अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ। तो ये जल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, परासरण की परिभाषा है, तो क्या ये बताए? ये तो नहीं बताया है परासरण की परिभाषा। ये अर्धपरागम कला से होकर कम से अधिक सांद्रता की और विलायक जल का प्रभाव करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे, से परासरण से ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। तो ये परासरण और विसरण ये ध्यान में रखेंगे। तो ये आपको हम कुछ एग्जाम्पल आपको बताते हैं जो ध्यान में रखिएगा। जो विसरण, जो O2 तथा CO2 का आदान प्रदान कोशिका तथा बाहरी वातावरण के बीच होता है, ये विसरण के द्वारा होता है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन में विसरण द्वारा ही जल वाष्प बाहर निकलता है। ठीक है, ये बात भी ध्यान में रखेंगे। इत्र की शीशी कमरे से खोलने पर उसकी सुगंध जो बाहर निकलती है कमरे में फैलती है, तो ये विसरण द्वारा। ठीक है, स्वच्छ जल में भरे बर्तन में इंक डालने पर इंक जल के संपूर्ण भागों में संपूर्ण रूप से फैल जाता है, ये भी विसरण द्वारा। ठीक है, ये हुआ विसरण का। अब जानेंगे परासरण के उदाहरण। पौधे अपने मूल रूप से भूमि से जल अवशोषित करते हैं, तो ये परासरण के द्वारा। पौधे के कोशिका में जल का संचलन, ये परासरण के द्वारा। ठीक है, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है, पौधे में पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्र जो है ये खुलने तथा बंद होने में ये परासरण की ही भूमिका होती है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये कई बार एग्जाम में देखा गया, पूछा गया। ऐसे पत्तियों में पाए जाने वाला रंध्र जो है खुलने तथा बंद होता है, ये परासरण की है कि विसरण की है? तो ये परासरण की हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये बात ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को देखने पर यह सिकुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि जल बाह्य परासरण द्वारा बाहर निकलता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है तब वह एक विलयन में रख दी जाती है, ऐसा विलयन होता है
तो हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब वह रखी जाती है तो एक अल्पसारी बिलियन में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं तो अंत शोषण के कारण। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, लकड़ी के, अगला प्रश्न देखेंगे, लकड़ी के बने दरवाजे को वर्षा ऋतु में फूलना होता है तो ये होता है अंत शोषण के कारण। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधे को मृत्यु का कारण बताता है तो ये बाह्य परागण के कारण। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? तो कैरियोकिनोसिस, कैरियोन्यूकोसिस। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कैरियोन्यूकोसिस। अगला प्रश्न देखेंगे, शरीर के वृद्धि एवं मरम्मत हेतु कौन सा कोशिका विभाजन उत्तरदायी है? तो समसूत्री। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केशोरुको के विषम में शुक्राणु स्पर्म का निर्माण होता है तो ये केवल मियोसिस द्वारा, केवल मियोसिस द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, माइटोसिस में सबसे ज़्यादा समयपूर्ण होने वाली अवस्था कौन सा है? तो ये प्रोफेज। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रोफेज। अगला प्रश्न देखेंगे, पादप कोशिका में साइटोकिनेसिस किसकी सहायता से होता है? तो ये कोशिका पट्टिका। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, माइटोसिस के सबसे कम समय पूर्ण होने वाली तो ये एनाफेज। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों ये बता दें आपको, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अभी 2-3 प्रश्न हम देख लिए हैं। तो इसको सबसे पहले हम लोग ध्यान में रखेंगे, PMAT। क्या? PMAT ये क्या हो गया? तो इसको ध्यान में रखेंगे, PMT। P से क्या हो जाएगा? प्रोफेज। क्या हो जाएगा? प्रोफेज। ठीक है, प्रोफेज हो जाएगा। उसके बाद एम से हो जाएगा मेटाफेज। क्या हो जाएगा? मेटाफेज। उसके बाद एनाफेज और टी से हो जाएगा टेलोफेज। पी से क्या हो जाएगा? प्रोफेज। एम से मेटाफेज। उसके बाद ए से एनाफेज और टी से टेलोफेज। PMAT क्या है? PMAT। अब पूछेगा प्रथम चरण कौन है? तब प्रोफेज। ठीक है, सबसे छोटी अवस्था जो 2 से 3 मिनट का होता है तो एनाफेज, और जो सबसे लास्ट जो ख़त्म होता है तो टेलोफेज। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक कोशिका के माइटोसिस द्वारा कितने बार विभाजन से 256 कोशिका बनेगी? तो ये हो जाएगा 8। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, एक कोशिका में माइटोसिस द्वारा कितने बार विभाजन से 256 कोशिका बनेगी? तो ये 8। अगला देखेंगे, क्रॉसिंग ओवर की घटना किस कोशिका विभाजन में होता है? तो ये अर्धसूत्री में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, पारगति किस अवस्था में होता है? तो ये पैकिटिंग। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पैकिटिंग। अगला प्रश्न देखेंगे, 200 शुक्राणु बनाने के लिए कितनी कोशिका मियोसिस द्वारा कोशिका विभाजन होगी? तो यहाँ पे दोस्तों ये ध्यान रखेंगे, ये यहाँ पे ये गलती हो गया, यहाँ पे कोशिका ध्यान रखेंगे। क्या? कोशिका।
तो 200 शुक्राणु स्पर्म बनाने के लिए कितनी कोशिका मियोसिस द्वारा विभाजन होगा? तो ये 50। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, टेलोफेज के विपरीत कौन होगा? तो ये प्रोफेज। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आपको बताए थे ना, PMAT, इसका विपरीत P, प्रोफेज। ठीक है, अगला आगे बढ़ेंगे। माइटोसिस में सेंट्रोमियर किस अवस्था में विभाजित है? एनाफेज। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, एनाफेज। अगला देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समसूत्री विभाजन में कोशिका केवल एक बार विभाजित होती है एवं क्रोमोसोम भी एक बार विभाजित होती है। तो जी हाँ, ये सही। उसके बाद अर्धसूत्री, जी नहीं, यहाँ पे अर्धसूत्री होता है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, तो यहाँ पे अर्धसूत्री होता है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका 2 बार विभाजित होती है एवं क्रोमोसोम भी 2 बार विभाजित होती है। जी हाँ, तो इसका हो जाएगा ए, 1 और 2 दोनों सही। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस कोशिकीय संरचना की खोज फंटाना ने किया? तो ये केंद्रिका, फंटाना ने, तो केंद्रिका का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्राणी के जीवन इतिहास में समसूत्री विभाजन का कार्य निम्न है। तो बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों ये वाला देखेंगे, फ्रोटाना। आपको हम कुछ इंपॉर्टेंट जो बता रहे हैं, जो किसका खोज कौन किया है, तो ये ध्यान में रखेंगे। जैसे माइक्रोस्कोप का खोज कौन किया था? माइक्रोस्कोप का खोज कौन किया था? जेड जैनसन एवं एच जैनसन ने। ये कब किया था? 1590 में। ये बात ध्यान रखेंगे। इसे माइक्रोस्कोप का खोज कौन किया था? माइक्रोस्कोप का खोज कौन किया था? जेड जैनसन और एच जैनसन ने। कब किया था? तो ये 1590 में। ठीक है, उसके बाद कोशिका की खोज कौन किया था? तो रॉबर्ट हुक। ये आपको भी बताया था, कोशिका की खोज कौन किया था? रॉबर्ट हुक। उसके बाद मृत कोशिका भी की खोज कौन किया था? तो ये भी रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। और इसके बाद मैं ये दूसरी है हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू, इसका भी हम लोग लाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।